गुड इवनिंग। आज मैं जो डिस्कस करने चल रहा हूँ वो CMA फाउंडेशन के लिए है। ये CMA फाउंडेशन वाले स्टूडेंट ध्यान से सुनें कि आपका जो अकाउंट्स का सिलेबस है वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक है A पार्ट और दूसरा है B पार्ट। आपको ये पता है कि 60% जो मार्क्स हैं वो ऑब्जेक्टिव हैं और 40% जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो सब्जेक्टिव यानी कि सम आएंगे, जो कि हमें सॉल्व करना होगा या थ्योरी भी आ सकती है। तो अब जो आउट ऑफ 100 जो 60 मार्क्स है वो पार्ट A का है और जो 40 मार्क्स है, सॉरी, आउट ऑफ 100 जो 80 मार्क्स है वो पार्ट A से है और जो 20 मार्क्स है वो पार्ट B से है। और 20 मार्क्स में 12 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव के होंगे और 8 मार्क्स आपका सब्जेक्टिव का होगा, जिसमें 2 प्रैक्टिकल सम पूछा जाता है और जिसमें से एक करना होगा। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना होगा। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो पार्ट B स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बेसिक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अब इसका इम्पॉर्टेंस आप समझ लीजिए कि इस चैप्टर को अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हो और जब आप फाउंडेशन क्लियर करोगे, फाउंडेशन क्लियर करने के बाद जब आप इंटरमीडिएट में आओगे तो आपको फिर यही टॉपिक वहाँ पे पढ़ना है। तो वहाँ पे ये एक सब्जेक्ट बन जाएगा जिसका नाम होगा कॉस्ट अकाउंटिंग। वो स्टूडेंट जो BCom 4th सेमेस्टर में हैं या ऑनर्स 3rd सेमेस्टर पास आउट कर चुके हैं वो भी 4th सेमेस्टर में, तो वो ये सब्जेक्ट थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। ठीक है, अब हम चल रहे हैं थोड़ा सा इसकी थ्योरी देखने। सबसे पहले मीनिंग, डेफिनेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इट्स रिलेशनशिप विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब इसमें इन्होंने दिया हुआ, आपकी मॉड्यूल में और ज़्यादा थ्योरी दी होगी, लेकिन मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट थ्योरी के ऊपर ही डिस्कस करूँगा जो कि एग्जाम में पूछा है या पूछता है। क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन है वो थोड़ा सा देख लीजिए, उसकी मीनिंग देख लीजिए क्या है। It is the amount of resource given up in exchange for some goods or service. The resource give up are expressed in monetary terms. Cost is defined as the amount of expenditure, actual or notional, incurred on or attributable to a given thing or ascertain the cost of a given thing. ये तो बुकिश है। फिर उन्होंने कहा मेथड ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्टिंग इज द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट। यही एक लाइन ही कॉस्टिंग की पूरी की पूरी बात को डिफाइन कर देती है। Costing is a technique and process of ascertaining cost. फिर cost accounting is the classifying, recording and appropriate allocation of expenditure for the determination of the cost of product or service and the presentation of suitable arranged data for purpose of control and guidance of management. ठीक है, अब इसमें meaning of cost में आप ऐसे समझिए कि all expense, ये मेरे अपने लैंग्वेज में है, ऑल एक्सपेंस दैट यूज टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू सेलेबल गुड्स इज कॉल्ड कॉस्ट। मतलब सारे के सारे खर्चे जो किसी रॉ मटेरियल को सेलेबल, बेचने के लायक बनने वाले गुड्स में कन्वर्ट करने में जितने भी खर्चे आते हैं उन सारे खर्चों को हम कॉस्ट कहते हैं। हो सकता है मेरी ये डेफिनेशन थोड़ी सी नैरो हो, इसमें और भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये समझने के लिए जो मैंने बताया है ये उतना है। अब कॉस्टिंग क्या होता है, कॉस्टिंग के बारे में इन्होंने कहा कॉस्टिंग इज अ टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, आपने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ मॉनेटरी डेटा एंड कम्युनिकेटिंग इज कॉल्ड अकाउंटिंग। बस अकाउंटिंग की डेफिनेशन में आगे कॉस्ट लगा दीजिए तो कॉस्ट अकाउंटिंग हो जाएगा। अब उसके बाद मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या होती है, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस है। Cost accountancy is application of costing and cost accounting principle. देखिए, cost accountancy
is the application of costing and cost accounting principle, method and technique to the science, art and practice of cost control and ascertainment of profitability. It includes the presentation of information derived therefrom for the purpose of managerial decision making. ठीक है, ये आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन है. अब ये बात हो गई हमारी थोड़ी सी बेसिक की. अब क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ज़रूरत है कॉस्ट अकाउंटिंग, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है. तो इंपॉर्टेंस टू मैनेजमेंट, क्लासिफिकेशन एंड सब डिवीज़न ऑफ कॉस्ट. भाई देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप कॉस्ट को क्लासीफाई कर सकते हैं, उनको सब डिवाइड कर सकते हैं. कंट्रोल ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड. फाइनेंशियल ये चीज़ नहीं करता, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये फैसिलिटी नहीं है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में फैसिलिटी है कि कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू आप मटेरियल, लेबर और अपने खर्चों पर कंट्रोल कर सकते हो. कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मेन इंपॉर्टेंस है वो है प्राइस डिटर्मिनेशन. बिजनेस पॉलिसी, कॉस्ट के बिहाफ पे ही आप पॉलिसी बनाते हो. स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग इफिशियंसी, बेस्ट यूज़ ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, ये इंपॉर्टेंस है. ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट दूसरा क्या बताया इन्होंने, इंपॉर्टेंस टू वर्कर. कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू वर्कर, जब आप इफ़िशियंसी जब आप फाइंड आउट कर सकते हो तो आप वर्कर का वेज रेट भी डिसाइड कर सकते हो. ठीक है, इसके लिए भी कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. तीसरा, इंपॉर्टेंट टू क्रेडिटर्स एंड इन्वेस्टर. इट एनेबल द क्रेडिटर एंड इन्वेस्टर टू जज द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बिजनेस. इंपॉर्टेंस टू गवर्नमेंट प्राइस डिटर्मिनेशन. जैसे अभी कोरोना का समय चल रहा है और इस वक्त गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने जितने भी आपके जनरल स्टोर्स हैं उन जनरल स्टोर्स पे उन्होंने प्राइस डिटरमाइन कर दिया कि आटा इतने में बिकेगा, चावल इतने में बिकेगा, दाल इतने में बिकेगी. वो जो प्राइस डिटर्मिनेशन हुआ वो किसके थ्रू हुआ होगा, विदाउट कॉस्ट अकाउंटिंग वो पॉसिबल नहीं है. इंपॉर्टेंस टू जनरल पब्लिक. जनरल पब्लिक को भी ये जानना ज़रूरी है कि जो प्रोडक्ट वो ख़रीद रहा है उसकी कॉस्ट क्या है. तो क्या विदाउट कॉस्ट अकाउंटिंग ये चीज़ हो सकता था, जनरल पब्लिक को तो नहीं पता चलता. अब यहाँ पे एक डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग. ये आप देख लीजिएगा क्या डिफरेंस है फाइनेंशियल और कॉस्ट में, क्योंकि फाइनेंशियल आपको पता है, कॉस्ट मैंने अभी आपको बताया है. फिर उसके बाद स्कोप एंड फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. स्कोप क्या है, फंक्शन क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग के. तो पहला स्कोप है कॉस्ट असर्टेनमेंट. कॉस्ट को असर्टेन करने में मदद करता है कौन, कॉस्ट अकाउंटिंग. दूसरा क्या स्कोप है भाई, कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप भी कॉस्ट अकाउंटिंग ही है, कॉस्ट अकाउंटेंसी का स्कोप है कॉस्ट अकाउंटिंग. तीसरा क्या कह रहा है, कॉस्ट कंट्रोल. देख लीजिए तीसरा क्या है भाई, कॉस्ट कंट्रोल. ये देखिए नीचे की तरफ कॉस्ट कंट्रोल. फिर उसके बाद क्या है भाई, आपका क्या आ जाता है, ऑब्जेक्टिव. क्या उद्देश्य है कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. तो भाई ऑब्जेक्टिव वही है जो इंपॉर्टेंस था अभी मैंने आपको बताया, उसी को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए तो आपका ऑब्जेक्टिव आ जाएगा. टू असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ डिफरेंस प्रोडक्ट, टू प्रोवाइड करेक्ट एनालिसिस ऑफ बोथ कॉस्ट process operation and by different element of cost, to disclose sources of wastage, to provide requisite data to ascertain profitability, to exercise effective control of stock of raw material work in progress. कहानियाँ दी हुई हैं, आप देख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव क्या है. फिर उसके बाद आप आते हैं, यह आपके लिए इतना ज़रूरी फ़िलहाल नहीं है. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है. A good system of cost accounting serve management in the following ways. थ्योरी पूछ सकता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग, एक गुड कॉस्ट अकाउंटिंग के सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. क्लासिफिकेशन एंड सब डिवीज़न ऑफ कॉस्ट, जो इंपॉर्टेंस था उसी को ले लीजिए आप. देखिए वही बातें ही हैं, क्लासिफिकेशन एंड सब डिवीज़न ऑफ कॉस्ट, कंट्रोल ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, बिजनेस पॉलिसी, प्राइस डिटर्मिनेशन, बेस्ट यूज़ ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग इफिशियंसी. भाई देखिए इंपॉर्टेंस वाली बात को भी यहाँ पे डाल दिया है. ठीक है, फिर आप आइए क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट. कॉस्ट कितने तरह की होती है, बाय नेचर, नेचर के बिहाफ पे,
एलिमेंट के बिहाफ पे, नेचर या एलिमेंट के बिहाफ पे। तो पहले नेचर और एलिमेंट की बात कर लें तो नेचर और एलिमेंट के बिहाफ पे 3 टाइप की यहाँ पे बेसिक कॉस्ट है, एक मटेरियल, दूसरा लेबर और तीसरा एक्सपेंस। मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। फिर फंक्शन के बिहाफ पे मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट। दूसरा उसका कमर्शियल कॉस्ट। डिग्री ऑफ ट्रेसेबिलिटी, मतलब वो कॉस्ट जिसको आप फाइंड आउट कर सकते हो, जो आपको नज़र आती है। उसमें है डायरेक्ट कॉस्ट जिसको ईजिली ट्रेस किया जा सकता है। दूसरा इनडायरेक्ट कॉस्ट, लगती तो है लेकिन पता नहीं चलता। बाई चेंजेस इन एक्टिविटी और वॉल्यूम। फिक्स कॉस्ट इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, किसी भी लेवल ऑफ आउटपुट पे फिक्स रहता है। वेरिएबल कॉस्ट, आउटपुट बढ़ता है कॉस्ट बढ़ती है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट एक सर्टेन लेवल तक फिक्स होता है, फिर वेरी कर जाता है। कंट्रोलेबिलिटी के बिहाफ पे कंट्रोलेबल कॉस्ट जिनको कंट्रोल किया जा सकता है, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पे गवर्नमेंट इस वक्त लॉकडाउन की पोजीशन में है, सारी चीज़ें बंद हैं, गवर्नमेंट की कॉस्ट बढ़ रही होगी या घट रही होगी, या लोगों की कॉस्ट बढ़ रही होगी घट रही होगी, क्योंकि इनकम का सोर्स खत्म हो चुका है इस वक्त। सैलरीड एम्प्लॉयज़ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लेबर क्लास की बात कर रहा हूँ। बिजनेस पर्सन, कंप्यूटर, मोबाइल, रेस्टोरेंट, होटल्स, इनका जो बिज़नेस इस वक्त क्लोज है, यानी कि इनका कोई भी कॉस्ट फाइंड आउट नहीं, इनको लॉस हो रहा है। इनकी कॉस्ट जनरेट तो हो ही रही है ना, लेकिन क्या उस कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इनके हाथ में नहीं है। दैट इज़ कॉल्ड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। बाई नॉर्मलिटी के बिहाफ पे नॉर्मल कॉस्ट और एक एबनॉर्मल कॉस्ट। इसको आप समझ लीजिए एक हिसाब से नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। मैं आपको बता दूं, जैसे कुछ चीज़ें होनी ही होनी है, जो फिक्स होता है कि हाँ, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझो, नॉर्मल लॉस या नॉर्मल कॉस्ट की अगर हम बात करें, जैसे घर में हमारी रोटी बनती है, ठीक है। जब घर में उस रोटी को बनाने के लिए जब आटा लिया जाता है और जब रोटी बन जाती है तो कुछ आटा तो गिरता होगा ना, गेहूं को, आटे को गूंथते समय कुछ आटा गिरता होगा, जिसको क्या आप रोक सकते हो? वो लॉस होना ही होना है, उसमें आप मतलब बहुत, अगर आप जैसे उसको रोकने की कोशिश करो कुछ ना कुछ तो होगा। या जैसे आप सरसों का तेल ले लो या कोई भी खाने पीने की चीज़ें, तेल है या पेट्रोल है, अगर आप उसको ख़रीद के लाओ और उसको आप रख दो, जैसे पेट्रोल अगर हम लोग लें और बॉटल में लें और गाड़ी में उसको डालने लगे तो थोड़ा बहुत तो गिरेगा ही गिरेगा, और ये फिक्स है कि उसमें कुछ ना कुछ गिरना ही गिरना है, वो नॉर्मल होता है, वो लॉस होता ही होता है प्रोसेस में जब आप किसी चीज़ को डालते हो तो उसकी जो वेट होता है वो थोड़ा बहुत कम हो जाता है। फिर आते हैं हम एबनॉर्मल लॉस पे। एबनॉर्मल लॉस कौन सा लॉस होता है? जिसके होने या ना होने के चांसेस नहीं, मतलब फिक्स नहीं होता कि ये होगा ही होगा, लेकिन हो जाता है, वो एबनॉर्मल, मतलब एबनॉर्मलिटी के पे। जैसे लॉकडाउन की पोजीशन में कई तरह के लॉस हो रहे हैं जो जिनको हम एबनॉर्मल लॉस बोल सकते हैं। फिर उसके बाद कैपिटल कॉस्ट, रेवेन्यू कॉस्ट, टाइम के पे, हिस्टोरिकल कॉस्ट, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, अकॉर्डिंग टू प्लानिंग, बजट कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट। ये जितनी भी मैं आपको कॉस्टें बता रहा हूँ ये आपको आगे CMA इंटर में पढ़ना है। स्टैंडर्ड कॉस्ट जिसको हम पहले से प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होती है। बजट कॉस्ट, बजट बना के हम डिसाइड कर लेते हैं कि इतनी कॉस्ट लगने की है। बाई एसोसिएशन विद द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट जो कि पीरियड के एक्सपायर होने पे हो जाता है। मैनेजमेंट डिसीजन, अब फॉर द मैनेजमेंट डिसीजन के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग, इकोनॉमिक्स में भी ये टर्म यूज़ किया गया है, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी ये टर्म यूज़ किया जाता है कि किसी प्रोडक्ट के में उसकी सेलिंग प्राइस में 1 रुपये घटाने बढ़ाने या उसके वेरिएबल कॉस्ट में 1 रुपये घटाने बढ़ाने, उसके आउटपुट पे जो फर्क पड़ता है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। फिर उसके बाद आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, ये भी एक तरह का कॉस्ट है, देख लीजिए आप। ये सब डिसीजन मेकिंग की कॉस्ट है, जितनी भी कॉस्ट है मैं आपको बता रहा हूँ, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट और ये आपका मार्जिनल कॉस्ट, बेसिकली इनका यूज सिर्फ और सिर्फ डिसीजन मेकिंग के लिए किया जाता है। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, दिस इज दैट पोर्शन ऑफ द कॉस्ट विच इन्वॉल्व पेमेंट टू आउटसाइडर, गिव राइज टू कैश एक्सपेंडिचर एज अपोज्ड टू सच cost as depreciation which do not involve any cash expenditure. Such costs are relevant for price fixation. फिर उसके बाद डिफरेंशियल कॉस्ट, द चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी, मतलब आप जैसे पहले 50% पे काम कर रहे थे कैपेसिटी पे, फिर 80% कैपेसिटी पे काम कर रहे थे, तो जब आप 50% कैपेसिटी से 80% कैपेसिटी की तरफ जा रहे हो तो आपकी कॉस्ट इंक्रीज होगी,
ठीक है। कॉस्ट जैसे फिक्स कॉस्ट पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी, तो जो डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल कॉस्ट। फिर आता है संक कॉस्ट, ये भी डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट कॉस्ट है, इंपॉर्टेंट थ्योरी भी है ये। A sunk cost is an irrevocable cost and is caused by complete abandonment of plant. It is written down value of the abandoned plant less its salvage value. Such costs are not relevant for decision making and are not affected by increase or decrease in volume. Thus, expenditure which has taken place and is irrevocable in a situation is treated as sunk cost. For taking managerial decision with future implication, a sunk cost is an irrelevant cost. ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करते हैं और ना चूज करने पे जो लॉस होता है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई आपकी। टाइप ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्टिंग के टाइप, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, जो कि सारे यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, इट इज़ अ यूज द सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस बाय सेवरल अंडरटेकिंग फॉर कॉमन कंट्रोल और कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग, it is the ascertainment of marginal cost by differentiation between fixed and variable cost. It is used to ascertain the effect of change in volume or type of output or profit. Marginal costing मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया था। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जिसमें हम एक प्री डिटरमाइंड कॉस्ट डिसाइड करते हैं और एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, जिसको हम वेरियांस बोलते हैं। वेरियांस के बिहाफ पे हमारी डिसीजन होती है कि एडवर्स है या फेवरेबल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। Historical costing, direct costing, absorption costing is also the is just like marginal costing, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट को डिसीजन मेकिंग के लिए हम कंसीडर करते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग में हम डिसीजन मेकिंग के लिए फिक्स कॉस्ट को कंसीडर नहीं करते, सिर्फ प्रॉफिट ही आता है, प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हम करते हैं। ओके फिर कॉस्टिंग मेथड एंड टेक्निक इंट्रोडक्शन। मेथड ऑफ कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग मेथड कहाँ पे यूज़ किया जाता है? जॉब इंपॉर्टेंट है ये थ्योरी, इसका ऑब्जेक्टिव पूछेगा भाई, ये मत सोचना कि सर ऐसे ही बता रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे अगर सीधा प्रैक्टिकल बताना होता तो मैं यहाँ क्यों आता। देखिए क्या कह रहा है, जॉब कॉस्टिंग मेथड इज़ यूज्ड इन फर्म विच वर्क ऑन बेसिस ऑफ जॉब वर्क। जहाँ पे पर्टिकुलर पर्सन का जो जॉब होता है वो अलग अलग होता है। देयर आर सम मैन्युफैक्चरर यूनिट विच अंडरटेक जॉब वर्क एंड ऑल्सो कॉल्ड एज जॉब ऑर्डर। ठीक है। द मेन फीचर ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन इज दैट दे प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द कंज्यूमर। पर्टिकुलर जॉब की कॉस्ट अलग होती है और पर्सन टू पर्सन यहाँ पे कॉस्ट बदल जाती है। फिर आते हैं दूसरा बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग टेक्निक भाई कहाँ पे यूज़ होता है? जहाँ पे प्रोडक्शन एक बैच में होता है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम महिंद्रा कंपनी की बात करें या टोयोटा की बात करें तो टोयोटा इनोवा बनाती है, ठीक है। एक इनोवा वो जो कमर्शियल पब्लिक परचेज करता है, एक इनोवा वो जो पुलिस वाले खरीदते हैं। 112 डायल 100 या डायल 112 में जो लगी हुई इनोवा है, क्विक रिस्पांस टीम जो है उनके पास जो इनोवा है तो वो अलग फीचर्स के साथ है जो पब्लिक की इनोवा है, और जो पुलिस की जो इनोवा है उसमें फीचर्स अलग है। तो मैं जो टोयोटा कंपनी ने जब उस इनोवा का मैन्युफैक्चरिंग किया होगा तो उसने एक बैच में बनाया होगा जितना ऑर्डर पुलिस हेडक्वार्टर से गया होगा। प्रोसेस कॉस्टिंग, ये कॉस्टिंग टेक्निक वहाँ पे यूज़ की जाती है जहाँ पे प्रोडक्ट एक प्रोसेस में बनता है। लाइक वो इंडस्ट्री कौन कौन सी है? लाइक शुगर, केमिकल एक्सेट्रा इन्वॉल्व कंटिन्यूअस प्रोडक्शन प्रोसेस। देखिए, एंड हेंस प्रोसेस कॉस्टिंग इज यूज्ड टू वर्क आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। फिर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग टेक्निक, ये कॉस्टिंग टेक्निक वहाँ पे यूज़ की जाती है जहाँ पे हम प्रोडक्शन, जहाँ पे हम ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट करने का मतलब है जैसे रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, ट्रांसपोर्ट, टैक्सी सर्विस, ठीक है, ये सब ऑपरेट की जाती है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये कॉस्टिंग टेक्निक कहाँ पे यूज़ होती है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में होती है। यहाँ पे पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पे कॉस्ट डिसाइड किया जाता है। अब यहाँ पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है भाई, ये आप देख लो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका, ये इम्पॉर्टेंट। शुगर इंडस्ट्री में यहाँ पे इंडस्ट्री दिया हुआ है और कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी है ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट
टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब कॉस्ट यूनिट, जैसे यहाँ पे कॉस्ट यूनिट, जैसे स्टील है या सीमेंट इंडस्ट्री है तो वहाँ पे कॉस्ट पर टन, शुगर इंडस्ट्री है कॉस्ट पर कुंटल या टन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है मीटर में होगा, साइकिल इंडस्ट्री है पर साइकिल होगा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लीजिएगा। पर ब्रिक्स इंपॉर्टेंट, कॉस्ट यूनिट हो गया। फिर उसके बाद बात आती है कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर आर सब यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जिसके बेहाफ पे आपने कॉस्ट को चार्ज किया। वी यूज द टर्म सच एज डिपार्टमेंट, डिवीजन, रीजन एंड जोन एक्सेट्रा दैट कन्वे द सेम मीनिंग ऑफ कॉस्ट सेंटर। और अब आ जाते हैं हम सीधा फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट पे। फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिए। फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, सिंपल भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को जोड़ देंगे तो जो वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। ठीक है, प्राइम कॉस्ट। फिर उसके बाद इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे भाई? फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री से रिलेटेड ऑल एक्सपेंस रिलेटेड टू फैक्ट्री, फैक्ट्री से रिलेटेड सारे खर्चों को ऐड कर देंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा। इसको हम वर्क कॉस्ट बोलेंगे। किस में ऐड करेंगे? प्राइम कॉस्ट में, याद रखिएगा इस चीज़ को। फिर इसमें हम ऐड करेंगे ऐड ऑफिस ओवरहेड या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। यहाँ आप लिख दीजिए ऑल एक्सपेंस रिलेटेड टू ऑफिस, ऑल एक्सपेंस रिलेटेड टू ऑफिस, इनको जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर इसमें हम ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, यानी कि सेल्स से रिलेटेड खर्चे, ऑल एक्सपेंस रिलेटेड टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जब उसको हम ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट में आप जोड़ देंगे प्रॉफिट, फिर जो आएगा वो कहलाएगा सेल्स। ये हो गया आपकी कॉस्ट शीट, सिंपल कॉस्ट शीट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है और मैं आपको बता दूँ, एक मिनट, एक चीज़ और ध्यान से सुनिएगा। 3 टाइप के स्टॉक होते हैं दुनिया में, 3 टाइप के स्टॉक होते हैं। एक कॉस्ट के हिसाब से रॉ मटेरियल, दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस, और तीसरा होता है आपका फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल का ओपनिंग होगा, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग भी हो सकता है। ओपनिंग को प्लस करेंगे, क्लोजिंग को माइनस। कहाँ करेंगे अभी हम बता रहे हैं। तो जो अभी हमने आपको कॉस्ट शीट बताई वो सिंपल थी, प्लस माइनस। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस। कहाँ पे? पीसी, पीसी मतलब प्राइम कॉस्ट में, वर्क ओवरहेड में। आफ्टर COP मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद।
ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जिसको आप थोड़ा सा देख लीजिए, वो ये है कि कौन कौन से खर्चे हैं जो कॉस्ट शीट में नहीं आते। तो मैं आपको उसको समझने के लिए दो चीज़ें बता दूं कि प्रोडक्शन के बाद जो खर्चे होते हैं, प्रोडक्शन हो जाने के बाद के जो खर्चे होते हैं वो कॉस्ट शीट में नहीं आएंगे। फाइनेंशियल जो एक्सपेंडिचर होंगे, फाइनेंशियल चार्जेस होंगे, वो कॉस्ट शीट में नहीं आएंगे। सेल हो जाने के बाद, यानी कि जो डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये सारी चीज़ें कॉस्ट शीट में नहीं आएंगी, देख लीजिएगा आप। ठीक है। अब यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया हुआ है, आप देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फॉर्मेट दिख रहा है आपको। डायरेक्ट मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक में क्या जोड़ दिया, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जो आया उसका नाम याद रखिएगा, उसका नाम रहेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। उसमें जोड़ देंगे प्लस डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आपका क्या आ गया, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में आप क्या जोड़ेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड, यानी कि फैक्ट्री से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस। फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ने के बाद आपका आ जाएगा वर्क कॉस्ट। देखिए वर्क कॉस्ट। अब इस वर्क कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस से रिलेटेड सारे खर्चे जोड़ दीजिए, तो आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर उसमें सेलिंग से रिलेटेड सारे खर्चे जोड़ दीजिए, तब आपका आ जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। और कॉस्ट ऑफ सेल्स में आप प्रॉफिट जोड़ दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, सेल्स। ठीक। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे सिंपल से प्रॉब्लम दिए हुए हैं, मैं उसको डिस्कस करता हूँ। सीधा आता हूँ मैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 पर। क्या कह रहा है, प्राइम कॉस्ट 33,500, डेप्रिसिएशन 1500, फैक्ट्री रेंट इज 200% ऑफ डेप्रिसिएशन, फाइंड आउट द फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक, एक मिनट। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं सीधा इलस्ट्रेशन नंबर 2, जहाँ पे दिया हुआ है प्राइम कॉस्ट 33,500 और 33,500, डेप्रिसिएशन 1500, फैक्ट्री रेंट इज 200% ऑफ डेप्रिसिएशन, फाइंड आउट द फैक्ट्री कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट कितना दिया हुआ है, प्राइम कॉस्ट दिया हुआ है 33,500। ठीक है। और फैक्ट्री और हेड में आपका डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है, 1500, और फैक्ट्री रेंट कह रहा है 200% ऑफ डेप्रिसिएशन। तो 1500 का 200% ले लीजिए, तो 3,000 रुपये आ जाएगा। टोटल कर लीजिए 38,000 आपका टोटल वर्क कॉस्ट आ गया। फिर क्वेश्चन में देखिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 3, कॉस्ट ऑफ सेल्स 37,416। एक मिनट में थोड़ा सा इसको कॉलम को और बड़ा कर लूँ, फिर मैं बताता हूँ। ओके तो देखिए क्या है भाई, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स दे रखा है 37,000, कॉस्ट ऑफ सेल्स 37,416। देखिए दिख रहा है ना, 37,416। अब कह रहा है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 600, डिस्काउंट ऑन सेल्स 50% ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, तो 300। तो कह रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताइए, तो 800 जोड़ दीजिए, तो 38,216 होगा हमारे ख्याल से, नहीं तो आप टोटल कर लीजिए। ठीक है, हाँ
37,416 प्लस 37,416 प्लस 900 नहीं सॉरी 38,316 ये आ गया आपका। फिर कह रहा है फैक्ट्री कॉस्ट इज 3,95,000, फाइंड आउट ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कॉस्ट विच इज 7.315% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट कितना दिया हो 3,95,000, उसका आप 7.315% ले लीजिए, जो वैल्यू आएगी वो आपका ऑफिस ओवरहेड हो जाएगा। क्लियर। फिर कह रहा है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट 58,000, नेट फैक्ट्री कॉस्ट 54,000, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 8,000, फाइंड आउट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क ओवरहेड प्लस ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। अब आपका आएगा फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 54,000, ठीक है। ओपनिंग और वर्क ओवरहेड जो है 58,000 दिया हुआ है। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 8,000, तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस ये निकालने के लिए कह रहा है। तो भाई क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस होगा हमारे ख्याल से 14,000, नहीं निकाल लीजिए आप 58 प्लस 8 और माइनस कर दीजिए 54 को 12,000। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। सॉरी, देखिए प्राइम कॉस्ट 41,000, डायरेक्ट लेबर कंसिस्ट ऑफ स्किल्ड लेबर 6,000 एंड अनस्किल्ड लेबर 2,000, वेरिएबल वर्क ओवरहेड इज 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस and fixed work overhead is 60% of direct wages. Sale of scrap 1800, find work cost। देखिए पहले क्वेश्चन में आप देख लीजिए, आपको प्राइम कॉस्ट कितना दिया हुआ है। प्राइम कॉस्ट दिया हुआ है 41,000 और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट अगर आप स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों को जोड़ देंगे तो 8,000 आ रहा है। वर्क ओवरहेड कह रहा है वेरिएबल 100% और फिक्स्ड कह रहा है 60% और सेल ऑफ स्क्रैप 1800। तो सबसे पहले आप यहाँ पे प्राइम कॉस्ट ले लीजिए। प्राइम कॉस्ट कितना है 41,000, ठीक। 8,000 का 100% ले लीजिए तो 8,000, फिर 8,000 का 60% ले लीजिए तो 4,800 और सेल ऑफ स्क्रैप कितना है 1,800। आपका आ गया भाई प्राइम कॉस्ट, सॉरी वर्क कॉस्ट। कैसे 41,000 प्लस 8,000 माइनस 4,800, सॉरी प्लस 4,800 माइनस 1,800 कितना आया 52,000, ठीक। फिर कह रहा है फाइंड द इंफॉर्मेशन, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग एक्सपेंस विच यू वुड डिसरिगार्ड इन एस्टिमेटिंग कॉस्ट, रेंट रेट एंड इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस 2,500, बैड डेप्ट नहीं आएगा। अच्छा मतलब एक्सपेंस वो जिनको हमें नहीं दे, डिस्काउंट अलाउड नहीं आएगा, बैंक चार्जेस नहीं आएगा और डोनेशन नहीं आएगा। दैट्स इट। क्यों नहीं आएगा उसका मैं रीजन बता दूं। बैड डेप्ट कब होता है भाई, बैड डेप्ट आपका सेल हो जाने के बाद, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट जब आपको अपना क्रेडिट पैसा रिसीव करना होता है, तो बैंक चार्जेस ये भी आपके कॉस्ट से रिलेटेड नहीं है और डोनेशन भी आपके कॉस्ट से रिलेटेड एक्सपेंडिचर नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कह रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 9, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 80,000। थोड़ा सा एक मिनट पेन चेंज कर दो। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 80,000, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 60,000
फिर उसके बाद आपका प्राइम कॉस्ट कितना हो जाएगा 1,40,000 जोड़ दीजिए। फिर उसमें आप फैक्ट्री ओवरहेड कितना दिया हुआ है 90,000 जोड़ दीजिए। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 15,000 प्लस कर दीजिए। और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 2,45,000 ये कर दीजिए। व्हाट इज़ द कॉस्ट असाइन टू द एंडिंग ऑफ गुड्स इन प्रोसेस, यानी कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन्होंने निकालने के लिए बोला है। आप क्या करिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे आइटम को टोटल कर दीजिए, जो भी आया वैल्यू उसमें से इसको माइनस कर दीजिए। तो मैं टोटल करता हूँ 140 में आप 90 जोड़िए प्लस 90 और उसमें जोड़ दीजिए प्लस 15, तो आपका आ जाएगा 2,45,000। फिर से 140 में आप 90 जोड़िए, तो जब आप 140 में 90 जोड़ेंगे तो 230 2,30,000 2,40 यहाँ पे क्या आ गया नील आएगा, कुछ नहीं आएगा। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। अब इलस्ट्रेशन नंबर 10, गिवन डेटा डैट फिनिश गुड्स ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग फिनिश गुड्स कितना दिया हुआ है 30,000, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स क्लोजिंग कितना दिया हुआ है 50,000 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दिया हुआ है 1,90,000। याद रखिएगा हम लोग कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में प्लस करेंगे ओपनिंग फिनिश गुड्स और माइनस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स, तब आपका आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक। और यहाँ क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया, तब आप क्या करेंगे उल्टा चलेंगे, यानी कि जो माइनस वाला आइटम उसको क्या कर देंगे प्लस, और प्लस वाले आइटम को क्या कर देंगे माइनस करके देखिए। 1,90,000 में आप प्लस कीजिए 30 और माइनस कर दीजिए 50, तो आपका आ जाएगा 1,70,000। ठीक है, ये आपका छोटे छोटे क्वेश्चंस जो थे वो मैंने आपको करा दिए। अब जो हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर वाले अब स्टार्ट होंगे। यहाँ पे देखिए रॉ मटेरियल का ओपनिंग है ये 1 जनवरी 2015 और ये क्या है क्लोजिंग, ठीक। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 60,000, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल देखिए 9 लाख रुपीज, दिख गया। फिर कैरेज इनवर्ड भी देख लीजिए, क्वेश्चन में कहीं दिया हो, नहीं दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 50,000, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना आ गया 9,10,000 रुपए, ठीक है। वेजेस क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 लाख, डायरेक्ट लेबर हो गया हमारा। फिर आपका प्राइम कॉस्ट कितना आ जाएगा 14,10,000 रुपीज। क्वेश्चन में देखिए फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 लाख रुपए, जोड़ दीजिए। तो आपका अब फैक्ट्री ओवरहेड 2 लाख रुपए, तो अब इसमें आप ऐड कर दीजिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को माइनस कर देंगे। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कितना दिया हुआ है 24,000 और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कितना दिया हुआ है 30,000, दिख रहा है, ये देखिए ये 24 और 30, ठीक। फिर उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड कितना दिया हुआ है 2 लाख, देखिए ध्यान से 24,000 को प्लस कर दीजिए, 30,000 को माइनस कर दीजिए, ठीक। और फैक्ट्री ओवरहेड कितना दिया हुआ था 2 लाख रुपीज, उसको नोट कर लिया है, हाँ नोट कर लिया है। फैक्ट्री ओवरहेड 2 लाख
तो 16,10,000 प्लस यहाँ देखिए, समझिए फैक्ट प्राइम कॉस्ट कितना है 14,10,000, इसमें आप जोड़ दीजिए फैक्ट्री ओवरहेड कितना जोड़ देंगे 2 लाख, तो कितना हो जाएगा 16,10,000। अब 16,10,000 में ओपनिंग कितना दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, 16,10,000 में आप ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 24,000 और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 30,000 को माइनस कर दीजिए। जो वैल्यू आएगी वो आपका क्या हो जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट, और फैक्ट्री कॉस्ट में आप जोड़ देंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो भी क्वेश्चन में दिया है। $16,10,000 में 24,000 ऐड किया और 30,000 माइनस किया, तो कितना आ गया भाई आपका आ गया है 16,04,000। ये अब इसमें आप एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जो भी क्वेश्चन में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दिया हुआ है उसको आप प्लस कर दीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दिया हुआ है 50,000, 50,000 को आप प्लस करिए, 50,000 को आप प्लस कर दीजिए। तो जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितना है 16,57,000, ये आ गया, सॉरी 54,000, 54,000, ठीक है। अब इसमें आप फिर ध्यान से देखिए, अब इसमें आप क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को प्लस करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को माइनस कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक है, मैं उसको सही कर दूं पहले, ये ऊपर नीचे हो गया है, हाँ कंट्रोल एक्स, और ये आपका आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को प्लस करिए और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को माइनस कर दीजिए। तो ओपनिंग कितना दिया हुआ है 1,20,000, ये देखिए 1,20,000, और क्लोजिंग कितना दिया हुआ है 1,10,000। तो 120 को प्लस कीजिए और 110 को माइनस कर दीजिए। तो 1,20,000 को आप प्लस कर दीजिए और 1,10,000 को आप माइनस कर दीजिए। 16,54,000 में 120 को प्लस किया और 110 को माइनस कर दिया, कितना आ गया 16,64,000, 16,64,000। क्वेश्चन में फिर देखिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दिया है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना दिया हुआ है 30,000, इसको भी प्लस कर दीजिए। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 30,000, अब जब 16,64,000 में जब आप 30,000 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड प्लस कर देंगे तो आपका आ जाएगा टोटल कॉस्ट 16,94,000, ठीक। अब क्वेश्चन में देखिए सेल्स की अमाउंट दी हुई है, कितना दिया हुआ सेल्स की अमाउंट, सबसे लास्ट में देखिए 20 लाख, आप 20 लाख यहाँ लिख दीजिए सबसे लास्ट में सेल्स की जगह पे 20 लाख। तो ये बताइए कि आपका प्रॉफिट कितना आया, तो माइनस कर दीजिए 20 लाख, कितना आया 3,06,000 इज योर प्रॉफिट, ठीक है। ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 11 था, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है, बाकी कल की क्लास में। अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है या कुछ भी आपको पूछना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 80902168, इस पे आप मुझको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि एक टेलीग्राम चैनल बना लूँ जिस पे मैं आपको नोट्स वगैरह शेयर कर दूँगा, तो उसका मैं लिंक आपको शेयर कर दूँगा। फ़िलहाल अभी ये है जो आप रख लीजिएगा, ठीक है। किसी भी तरह की अगर कोई क्वेरी होती है तो आप क्वेश्चन के साथ मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू क्लास।